नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अमित कुमार नेजा है। मैं बीडी बाजोरिया इंटर कॉलेज सहारनपुर में वाणिज्य विषय के सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 9 का विषय वाणिज्य। प्रकरण रहेगा प्रारंभिक लेखे की अन्य सहायक पुस्तकें, भाग 2। इसका भाग 1 के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं, आज भाग 2 है। प्यारे बच्चों, हम पिछले प्रकरण में पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक लेखे की अन्य सहायक पुस्तकें कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। हमने ये जाना था कि जब किसी व्यवसाय का आकार बड़ा होता है या व्यापारिक लेन देनों की संख्या बहुत अधिक होती है, तो ऐसे में व्यापारी के लिए रोजनामचा में सारे लेन देनों का लेखा करना संभव नहीं हो पाता। इसके लिए वो अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे क्रय के लिए, विक्रय के लिए, क्रय वापसी के लिए, विक्रय वापसी के लिए अलग अलग बहियाँ तैयार करता है। वो बहियाँ कौन कौन सी होती हैं? देखिए, प्राय व्यापारी द्वारा प्रमुख रूप से निम्नलिखित पुस्तकें बहियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 रोकड़ बही, क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही और मुख्य रोजनामचा। इनमें से हम रोकड़ बही के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और पिछले इसी के क्रम में क्रय बही और क्रय वापसी बही का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम विक्रय बही, विक्रय वापसी बही और मुख्य रोजनामचा के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, उपरोक्त के अतिरिक्त भी जो व्यापारी होता है और भी पुस्तकें रख सकता है, जो व्यवसाय के स्वभाव या अपनी आवश्यकता के अनुसार हो सकता है। ये नहीं कि केवल ये 6 पुस्तक ही रखेगा, इनके अलावा जैसे उसकी आवश्यकता है वो और पुस्तकें भी ऐड कर सकता है। जैसे कई लोग देय विपत्र बही बनाते हैं, प्राप्य विपत्र बही बनाते हैं, या हो सकता है किसी के वापसी का होता ही ना हो लेन देन, तो वो क्रय वापसी ना बनाए, विक्रय वापसी ना बनाए। ये उसकी आवश्यकता पर निर्भर करता है। अब देखिए, पहली बही है आज की विक्रय बही, जिसको इंग्लिश में सेल्स बुक कहते हैं। एक व्यापारी द्वारा नकद तथा उधार दोनों प्रकार से माल को बेचा जाता है। ठीक है, माल के नकद विक्रय का लेखा रोकड़ बही में किया जाता है। आप रोकड़ बही वाले टॉपिक में जान चुके हैं। जितने भी नकद लेन देन होते हैं, चाहे वो खरीदने के हों, बेचने के हों, भुगतान आने को हों, भुगतान देने के हों, उन सब का लेखा रोकड़ बही में होता है। तो माल के नकद विक्रय का लेखा रोकड़ बही में किया जाता है, तथा माल के उधार विक्रय का लेखा जिस पुस्तक में किया जाता है उसे विक्रय पुस्तक या विक्रय बही कहते हैं। अर्थात यह वह पुस्तक है जिसमें माल के उधार विक्रय का लेखा किया जाएगा। विक्रय बही के संबंध में निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं। नंबर 1, विक्रय बही में केवल माल के उधार विक्रय का ही लेखा किया जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है माल के उधार विक्रय का। एक तो उधार होना चाहिए, विक्रय होना चाहिए और साथ में माल का होना चाहिए। व्यापारी हो सकता है कोई और संपत्ति भी बेच रहा हो जो माल ना हो, उसका लेखा इस बही में नहीं आएगा। नंबर 2, विक्रय बही में माल के नकद विक्रय का लेखा नहीं किया जाएगा। जैसे हम पहले कह चुके हैं, नकद विक्रय का लेखा रोकड़ बही में जाएगा। नंबर 3 बिंदु, विक्रय बही में संपत्तियों के उधार विक्रय का लेखा भी नहीं किया जाता। देखिए, संपत्ति अगर माल के अलावा कोई अलग संपत्ति है, उसका लेखा भी विक्रय बही में नहीं आएगा। विक्रय बही का प्रारूप हम देख रहे हैं, इसमें 6 खाने हैं। पहला दिनांक, इंग्लिश में डेट। दूसरा विवरण, इंग्लिश में पर्टिकुलर्स। तीसरा बीजक संख्या, इंग्लिश में इनवॉइस नंबर बोलते हैं। चौथा है खाता बही पृष्ठ संख्या, इसको हम LF लेजर फोलियो बोलते हैं। 5वां धनराशि, छठा धनराशि अमाउंट का। एक है सकल यानी डिटेल अमाउंट आएगी और दूसरे में शुद्ध अर्थात नेट अमाउंट आएगी। ये हमारे पास 6 खाने में है। दिनांक वाले खाने में हम दिनांक डालते हैं। विवरण वाले खाने में उस ग्राहक का नाम लिखते हैं जिसको माल बेचा जा रहा है उधार, और उसका नीचे विवरण कि कितनी मात्रा में माल बेचा गया, कौन सा माल बेचा गया, उसकी दर क्या थी, उसका विवरण आ जाएगा। बीजक संख्या में बीजक संख्या आ जाएगी। खाता बही पृष्ठ संख्या में उस खाता बही का वो पन्ना नंबर आ जाएगा जिस पर ग्राहक का खाता खुला हुआ होता है। धनराशि सकल में जो यहाँ डिटेल आएगी उसके बारे में पूरी डिटेल बन जाएगी, और जो लास्ट में नेट अमाउंट निकल कर आएगी वो धनराशि शुद्ध वाले कॉलम में आ जाएगी। इसका एक उदाहरण से अभी हम समझते हैं। देखिए, उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। उदाहरण 1, नीचे दिए गए लेन देनों को मैसर जिंदल एंड कंपनी की विक्रय बही में लिखिए। 2020 अप्रैल 1, सुनील को निम्न माल उधार बेचा। ठीक, माल उधार बेचा। 20 दीवार घड़ी जिसकी दर है 150 रुपये प्रति घड़ी, 10 हाथ घड़ी जिसकी दर है 200 रुपये प्रति घड़ी और व्यापारी कटौती दी गई 5% की दर से। 10 अप्रैल को रमेश को माल नकद बेचा। 12 दीवार घड़ी, दर है 180 रुपये प्रति घड़ी, व्यापारी कटौती 10%। अप्रैल 18 कृष्णा से माल उधार खरीदा।
8 हाथ घड़ी, दर है 140 रुपये प्रति घड़ी। और अप्रैल 24 को रोहन को माल उधार बेचा 15 दीवार घड़ी, दर है 160 रुपये प्रति घड़ी। इसका हमको लेखा करना होगा। अब हमको देखना है इनमें से कौन कौन से लेन देन है जो विक्रय बही में लिखे जाएंगे या कौन कौन से लेन देन है जिसको हम छोड़ेंगे। देखते हैं। अप्रैल 1, सुनील को माल उधार बेचा। देखो बच्चों, माल है, उधार बेचा जा रहा है, तो ये विक्रय बही में आएगा। इस लेन देन को, सुनील वाले लेन देन को विक्रय बही में दिखाएंगे। अप्रैल 10 को रमेश को माल नकद बेचा। माल है, बेचा भी जा रहा है, लेकिन नकद बेचा जा रहा है, ये विक्रय बही में नहीं आएगा, ये रोकड़ बही में आएगा। 18 अप्रैल कृष्णा से माल उधार खरीदा। देखिए, माल है और उधार है, लेकिन खरीदा जा रहा है, हम बना रहे हैं विक्रय बही, तो ये विक्रय बही में नहीं आएगा। 24 अप्रैल को रोहन को माल उधार बेचा। माल है, उधार बेचा जा रहा है, तो ये विक्रय बही में आएगा। अर्थात अप्रैल 1 का लेन देन और अप्रैल 24 का लेन देन विक्रय बही में प्रदर्शित किया जाएगा। हल देखिए, मैसर जिंदल एंड कंपनी की पुस्तकों में विक्रय बही प्रारूप हमने देखा था, 6 खाने हमने बना लिए, दिनांक, विवरण, बीजक संख्या, खाता बही पृष्ठ संख्या, सकल धनराशि और शुद्ध धनराशि। अप्रैल 1 सुनील, देखिए अप्रैल 1 सुनील को निम्न माल उधार बेचा, 20 दीवार घड़ी और 10 हाथ घड़ी, उनकी दर दे रखी है। सुनील का नाम लिखा ग्राहक का, 20 दीवार घड़ी, दर है 150 रुपये प्रति घड़ी, 10 हाथ घड़ी, दर है 200 रुपये प्रति घड़ी। इनकी कैलकुलेशन कर दी, 20 गुना 150 3000 रुपये। सकल धनराशि वाले खाने में दिखाएंगे, 10 गुना 200 2000 रुपये। फिर और कोई लेन देन नहीं हुआ इनसे, इसका योग लगा लिया, 3000 प्लस 2000 5000 आए। फिर आपको याद होगा हमने यहाँ व्यापारिक कटौती भी दी थी 5% की, माइनस किया, व्यापारिक कटौती माइनस होती है 5%, किसका? 5000 का। 5000 का 5% निकाला, वो 250 रुपये आया। 5000 में से 250 रुपये घटाए, 4750 रुपये शुद्ध धनराशि के अमाउंट आई। ऐसे ही 24 अप्रैल का हमने जाना था कि रोहन को माल उधार बेचा, ये लेन देन विक्रय बही में आएगा। 15 दीवार घड़ी है 160 रुपये प्रति घड़ी की दर से। देखिए 24 अप्रैल रोहन 15 दीवार घड़ी 160 रुपये प्रति घड़ी की दर से 15 और 160 रुपये की हमने गुना की, 2400 रुपये। कोई व्यापारिक कटौती नहीं थी, इसको भी सीधे सीधे शुद्ध धनराशि में लिख दिया। अब ये महीना समाप्त हो गया है, अब इस महीने के जितना भी शुद्ध धनराशि का योग आया वो लास्ट में कर देते हैं। इन दोनों को योग किया, 4750 प्लस 2400, अमाउंट आई 7150। इससे विक्रय खाता धनी करेंगे, इसकी थ्योरी अभी आगे बताते हैं। इससे विक्रय खाता धनी करेंगे, लास्ट में लिख देंगे विक्रय खाता ब्रैकेट में धनी। अब विक्रय बही से खाता बही में कैसे खतौनी की जानी है ये जानते हैं। देखिए विक्रय बही में व्यक्तिगत खाते होंगे, व्यक्तिगत खाते का मतलब उन ग्राहकों के खाते जिनको हमने माल उधार बेचा हुआ है, वो व्यक्तिगत खाते होते हैं। विक्रय बही में प्रदर्शित व्यक्तिगत खातों जो कि ग्राहकों के होते हैं, ग्राहकों के खातों की खतौनी प्रतिदिन खाता बही में उनके खातों के ऋणी पक्ष में विक्रय खाते का, या इंग्लिश में बनाएंगे तो टू सेल्स अकाउंट लिखकर की जाती है, तथा राशि वाले खाने में शुद्ध धनराशि लिखते हैं। क्या बात स्पष्ट हो रही है कि प्रतिदिन होगी, जो व्यक्तिगत खाते होंगे, ग्राहक के खाते जो होंगे, उनके खातों में खतौनी प्रतिदिन करनी है। और कौन सी पक्ष में करनी है? ऋणी पक्ष में करनी है। और किस नाम से करनी है? विक्रय खाते का टू सेल्स अकाउंट। और ऋणी पक्ष में क्यों करनी है? क्योंकि हम ग्राहक को माल बेच रहे हैं, ग्राहक पाने वाला होता है, और पाने वाले को हमें पता डेबिट करते हैं, ऋणी करते हैं। ऐसे विक्रय खाता विक्रय बही के एक अवधि विशेष जैसे सप्ताह, पाक्षिक या माह के योग से विक्रय खाते के धनी अर्थात क्रेडिट पक्ष में विविध से विक्रय बही के अनुसार ब्रैकेट में लिखकर एंट्री पोस्टिंग करेंगे उसकी, या इंग्लिश में बना रहे हैं तो बाई सन्ड्रीज एज पर सेल बुक लिखकर खतौनी की जाएगी। ध्यान रखने वाली बात है, विक्रय बही के एक अवधि विशेष के योग से विक्रय खाते में रोज खतौनी नहीं की जाएगी। अगर आप 15 दिन के हिसाब से बना रहे हैं या हफ्ते भर का हिसाब एक बार रखना चाहते हैं तो उस अवधि विशेष के पश्चात जितना भी टोटल आएगा उससे हम खतौनी करेंगे। नॉर्मली एक माह होता है। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण,
उदाहरण 1 के हल में बनाई हुई विक्रय बही से खाता बही में खतौनी कीजिए। हमें याद है उदाहरण 1 में हमने 2 ग्राहकों को उधार माल बेचा था, सुनील और रोहन। ठीक, तो दोनों के खातों में हम खतौनी करेंगे। देखिए कैसे। सुनील का खाता बही है, 8 खाने बनेंगे, 4 खाने डेबिट पक्ष के, 4 खाने क्रेडिट पक्ष के। दिनांक, विवरण, रोज नामचा पृष्ठ संख्या, धनराशि, वही चारों खाने क्रेडिट पक्ष में भी आ गए। अब हमने अभी थ्योरी पढ़ी है कि जो ग्राहक का खाता होगा उसके ऋणी पक्ष में हम पोस्टिंग करेंगे। दिनांक वाले खाने में हमने दिनांक डाल दी और ऋणी पक्ष में विवरण वाले खाने में विक्रय खाते का, धनराशि वाले खाने में जो शुद्ध धनराशि आई थी 4750 उसको हमने पोस्ट कर दिया। इसी प्रकार रोहन का खाता देखिए, वही 8 खाने हैं और दिनांक डाली 2020 अप्रैल 24 को माल बेचा था, विक्रय खाते का और धनराशि जो शुद्ध आई थी 2400 रुपये। ये दोनों के व्यक्तिगत खातों में हमने खतौनी कर दी है। अब है विक्रय खाता। विक्रय खाता में कैसे हमको पोस्टिंग करनी है, खतौनी करनी है। वही 8 कॉलम बने हुए हैं, 4 डेबिट के 4 क्रेडिट के। विक्रय खाता के धनी पक्ष में होगा, दिनांक डाली 2020 अप्रैल 30। यहाँ अप्रैल 30 क्यों आया? क्योंकि हम माह के अंत में जितना भी उधार माल बेचा गया है उसकी एक साथ खतौनी करते हैं। विवरण में क्या लिखेंगे? विविध से, ब्रैकेट में लिखा विक्रय बही के अनुसार। ये जो विक्रय बही के अनुसार 7150 आया है ये उसको इंगित कर रहा है। 7150 उस माह का कुल टोटल रहा था जो उधार माल बेचा गया। बच्चों इसी क्रम में आती है अगली पुस्तक जिसे हम कहते हैं विक्रय वापसी बही, सेल्स रिटर्न्स बुक। यदि ग्राहक द्वारा किसी कारणवश उधार विक्रय किया गया माल व्यापारी को आंशिक या पूर्णतः वापस कर दिया जाता है तो इसे विक्रय वापसी कहते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है माल गलत चला गया या जो माल बेचा ग्राहक को वो थोड़ा ख़राब निकल गया या ऑर्डर से ज़्यादा चला गया, कोई भी वजह हो, ग्राहक माल वापस करेगा तो विक्रय वापसी कहते हैं। विक्रय वापसी का लेखा जिस पुस्तक में किया जाता है उसे विक्रय वापसी बही कहते हैं। इस दशा में व्यापारी ग्राहक को एक प्रपत्र भेजता है जिसे क्रेडिट नोट कहते हैं। क्रेडिट नोट वह प्रपत्र होता है जिसमें क्या माल वापस आया, उसकी मात्रा कितनी थी, दर क्या थी, अगर व्यापारी कटौती दी गई थी तो उसको भी वापस करते हैं, तो वो प्रपत्र जो होता है उसको क्रेडिट नोट कहते हैं। विक्रय वापसी बही का प्रारूप। विक्रय वापसी बही का प्रारूप बिल्कुल विक्रय बही जैसा ही होता है। देखते हैं, देखिए वही 6 खाने हैं। पहला खाना दिनांक का, दूसरा विवरण का, तीसरा खाना उसमें बीजक संख्या था विक्रय बही में, यहाँ क्रेडिट नोट संख्या आएगा। सिर्फ इतना अंतर है। वही खाता बही पृष्ठ संख्या, 5 और 6 धनराशि के शुद्ध और सकल। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। निम्नलिखित लेन देनों का विक्रय वापसी बही में लेखा कीजिए। 2020 मई 7 को सुनील को बेचा निम्न माल खराब होने के कारण उसने लौटाया। सुनील ने माल लौटा दिया है। 2 दीवार घड़ी लौटाई है, वो 150 रुपये की दर से बेची गई थी। एक हाथ घड़ी लौटाई है जो 200 प्रति रुपये के हिसाब से बेची गई थी और साथ में उसको व्यापारी कटौती भी दी गई थी। मई 18 रोहन ने माल ऑर्डर से अधिक होने के कारण लौटाया। ऑर्डर से ज़्यादा चला गया होगा माल, वो लौटा रहा है। 2 दीवार घड़ी, दर है 160 रुपये प्रति घड़ी। देखिए इसका हल। विक्रय वापसी बही प्रारूप बना दिया। दिनांक, विवरण, क्रेडिट नोट संख्या, खाता बही पृष्ठ संख्या, सकल धनराशि, शुद्ध धनराशि। सुनील ने माल लौटाया था, दिनांक डाल दी, सन डाल दिया पहले 2020, उसके बाद मई 7 दिनांक डाल दी और ग्राहक का नाम सबसे पहले आ गया सुनील। जो माल लौटाया है अब उसका विवरण। 2 दीवार घड़ी, दर है 150 रुपये प्रति घड़ी। कैलकुलेट कर लिया, 2 गुना 150, 150 रुपये आया 300 रुपये। और एक हाथ घड़ी भी लौटाई है, दर है 200 रुपये प्रति घड़ी। 1 गुना 200, 200, इन दोनों का योग कर लिया 500। और व्यापारी कटौती भी हमको वापस करनी पड़ेगी, माइनस व्यापारी कटौती, दर 5% थी, 500 का 5% निकाला, कैलकुलेट करके 25 रुपये आ गया। क्योंकि व्यापारी कटौती माइनस करते हैं इसलिए 500 में से 25 रुपये माइनस किए, शुद्ध धनराशि जो निकली है 475 रुपये आई है। मई 18 रोहन ने भी माल लौटाया है। 2 दीवार घड़ी लौटाई थी 160 रुपये प्रति घड़ी की दर से, कैलकुलेट किया 320 रुपये। कोई व्यापारी कटौती नहीं थी इस मामले में, तो 320 के 320 रुपये शुद्ध धनराशि में लिख दिए और शुद्ध धनराशि वाले कॉलम का योग लगा लिया अंत में। ये भी माह के अंत में होगा।
विक्रय वापसी खाता ऋणी। अब विक्रय वापसी खाता ऋणी क्यों हो रहा है? देखिए, जब हमको माल वापस आ रहा है, ठीक, और माल एक संपत्ति होती है, तो हमें पता है आने वाली प्रत्येक संपत्ति को डेबिट करते हैं, ऋणी करते हैं, क्योंकि माल वापस आ रहा है ग्राहक से, तो इसीलिए विक्रय वापसी खाता ऋणी किया जाएगा। और शुद्ध धनराशि जो है इसका योग 795 रुपये से। विक्रय वापसी बही से खाता बही में खतौनी किस प्रकार करेंगे? देखिए, व्यक्तिगत खातों की खतौनी कैसे होगी और विक्रय वापसी खाते की खतौनी कैसे होगी। पहले देखते हैं व्यक्तिगत खाते। विक्रय वापसी बही में लिखे गए व्यक्तिगत खातों की खतौनी प्रतिदिन, ठीक है, व्यक्तिगत खाते जो ग्राहकों के खाते होंगे उनकी जो खतौनी होगी प्रतिदिन होगी। खाता बही में उनके खातों के धनी पक्ष में, ध्यान रखना बच्चों, धनी पक्ष में क्यों होगी? क्योंकि ग्राहक माल लौटा रहा है, ठीक, और ग्राहक का खाता व्यक्तिगत खाता है। हमें पता है पाने वाले को ऋणी और देने वाले को धनी करते हैं। यहाँ ग्राहक देने वाला है, माल लौटाने वाला है, इसलिए उसका खाता धनी कर दिया जाएगा। उनके खातों के धनी पक्ष में विक्रय वापसी खाते से लिख कर की जाती है तथा धनराशि वाले खाने में शुद्ध धनराशि लिखते हैं। अब विक्रय वापसी खाता में खतौनी की क्या प्रक्रिया है? देखें, विक्रय वापसी बही के एक अवधि विशेष के योग से, वही अवधि विशेष हमारे वाले उदाहरण में 1 महीना है, तो माह के योग से विक्रय वापसी खाते के ऋणी पक्ष में विविध का, क्या लिखेंगे? ऋणी पक्ष में विविध का, ऐसा लिख के, और ब्रैकेट में लिखेंगे विक्रय वापसी बही के अनुसार लिखकर खतौनी की जाती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। उदाहरण 3 में दिए गए लेन देनों की खाता बही में खतौनी कीजिए। देखिए, ये उदाहरण 3 था। विक्रय वापसी बही, एक सुनील और एक रोहन, मई 7 मई 18, इनकी हमने खतौनी करनी है, सुनील की और रोहन के खाते में। तो देखिए, खाता बही, सुनील का खाता बनाया, वही 8 खाने, 4 डेबिट के 4 क्रेडिट के, और सुनील के खाते के धनी पक्ष में दिनांक डाल दी, और विवरण वाले खाते में विक्रय वापसी खाते से लिखकर जो शुद्ध धनराशि थी 475 रुपये, वो धनराशि वाले खाने में लिख दी गई। ऐसे ही रोहन का खाता देखिए, दिनांक वाले खाने में दिनांक है 2020 मई 18, विवरण वाले खाने में विक्रय वापसी खाते से, और धनराशि वाले खाने में धनराशि लिख दी 320 रुपये। देखिए, विक्रय वापसी खाता, इसमें खतौनी कैसे होनी है? दिनांक वाले खाने में दिनांक लिखी, और विवरण वाले खाने में विविध का, इसके डेबिट पक्ष में हो रही है, ऋणी पक्ष में होएगी विविध का, और ब्रैकेट में लिख दिया विक्रय वापसी बही के अनुसार 795 रुपये। ये पूरे माह का योग रहा है, ठीक है। हमने पढ़ा है इसमें प्रतिदिन खतौनी नहीं की जाती, माह के अंत में की जाती है एक बार। अब प्यारे बच्चों, अगली बही है हमारे पास मुख्य रोजनामचा, जिसको जर्नल प्रॉपर बोलते हैं। जिन व्यवहारों का लेखा अन्य किसी सहायक बही में नहीं किया जा सकता है, वे सभी लेन देन मुख्य रोजनामचा में लिखे जाते हैं। बहुत से ऐसे लेन देन होते हैं जो क्रय विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी या नकल लेन देन से हटकर होते हैं, तो उनका लेखा कहाँ किया जाएगा? उनका लेखा के लिए एक पुस्तक रखी जाती है जिसे मुख्य रोजनामचा कहते हैं। वे सभी लेन, अब देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर प्रारंभिक प्रविष्टि, अंतिम प्रविष्टियाँ, हस्तांतरण प्रविष्टियाँ, त्रुटि सुधार की प्रविष्टियाँ, समायोजन संबंधी प्रविष्टियाँ और विविध प्रविष्टियाँ, ये सभी के सभी हम मुख्य रोजनामचा में लिखते हैं। समझते हैं प्रारंभिक प्रविष्टि क्या होती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में गत वर्ष के खातों, व्यक्तिगत एवं वास्तविक खातों, ध्यान रखना, व्यक्तिगत एवं वास्तविक खातों के शेषों को नई पुस्तकों में लिखने हेतु जो प्रविष्टि की जाती है उसे प्रारंभिक प्रविष्टि कहते हैं। इसमें गत वर्ष के आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित संपत्तियों के खातों को ऋणी तथा दायित्वों एवं पूंजी खातों को धनी किया जाता है। देखिए, गत वर्ष में जो व्यक्तिगत खाते होते हैं और वास्तविक खाते होते हैं, उनके शेषों को नए वर्ष में लाया जाता है, ठीक, उसके लिए प्रविष्टि करनी पड़ती है। तो नए वर्ष के प्रारंभ में पुराने गत वर्ष से जो व्यक्तिगत खाते और वास्तविक खाते हैं उनके शेषों को नए वर्ष में लाने के लिए जो प्रविष्टियाँ की जाती है उन्हें हम प्रारंभिक प्रविष्टि कहते हैं, ठीक। इसका विस्तृत अध्ययन आप कक्षा 10 में करेंगे, इसके बारे में आप कक्षा 10 में डिटेल में पढ़ेंगे।
अगला है अंतिम प्रविष्टियां, क्लोजिंग एंट्रीज। वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम खाते बनाते समय सभी नाम मात्र के खातों के शेषों को व्यापार खाता तथा लाभ हानि खाता में हस्तांतरित करके इन खातों को बंद करने हेतु जो प्रविष्टियां की जाती हैं उन्हें अंतिम प्रविष्टियां कहते हैं। ये प्रविष्टियां मुख्य रोजनामचा में ही की जाती है। देखिए, वर्ष खत्म होगा तो व्यापारी लाभ हानि खाता बनाता है, फाइनल अकाउंट तैयार करता है। उसमें मुख्य तौर पर व्यापार खाता और लाभ हानि खाता बनाया जाता है। इनमें जितने भी नाम मात्र खाते होते हैं व्यापारी के पूरे वर्ष भर में जितने भी नाम मात्र खाते, किराया खाता है, ब्याज खाता है, छूट खाता है, कमीशन खाता है, वेतन खाता, मजदूरी खाता, ये सारे के सारे नाम मात्र खाते, इनको क्लोज किया जाता है और व्यापार खाता या लाभ हानि खाता में ले जाकर, तो इन एंट्री को हम अंतिम प्रविष्टियां बोलते हैं। ये मुख्य रोजनामचा में की जाती हैं और इनके बारे में भी आप कक्षा 10 में डिटेल से अध्ययन करेंगे। अगली है हस्तांतरण प्रविष्टियां, ट्रांसफर एंट्री। किसी खाते से कोई धनराशि दूसरे खाते में हस्तांतरण करने हेतु जो प्रविष्टियां की जाती है उन्हें हस्तांतरण प्रविष्टियां कहते हैं। ये प्रविष्टियां भी मुख्य रोजनामचा में की जाती है। ऐसी प्रविष्टियां जिसमें किसी चीज़ का नकद लेन देन नहीं होता, खाली एक एंट्री भर से ही एक खाते से पैसा दूसरे खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है, उनको हम ट्रांसफ़र एंट्री कहते हैं। वो एंट्री भी हम मुख्य रोजनामचा में करते हैं। जैसे आहरण खाते के शेष को पूंजी खाते में हस्तांतरण करना, इसका एक उदाहरण हो गया। अगला है त्रुटि सुधार की प्रविष्टियां, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। कई बार प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों अथवा खाता बही में लेखा करते समय कुछ अशुद्धियां हो जाती हैं। रोजनामचा में एंट्री करते समय या क्रय बही में, विक्रय बही में कुछ त्रुटि हो गई, तो ऐसी त्रुटियों का सुधार हम काट कर या फ्रूट लगा कर नहीं कर सकते। ऐसी त्रुटियों के लिए एक ऐसी एंट्री करनी पड़ती है जिससे सुधार हो जाए। जो वास्तविक खाता जो ऋणी होना था वो वास्तव में ऋणी हो जाए, जो धनी होना था धनी हो जाए। उन्हें त्रुटि सुधार की प्रविष्टियां कहते हैं। ये प्रविष्टियां भी मुख्य रोजनामचा में ही की जाती है। इसका विस्तृत अध्ययन भी आप कक्षा 11 में करेंगे। अब आती है समायोजन प्रविष्टियां, एडजस्टमेंट एंट्री। व्यापारी द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम खाते तैयार करने से पूर्व कुछ मदों जैसे स्थायी संपत्ति पर हरास, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, अद्यत व्यय, पूर्वदत्त व्यय आदि से संबंधित समायोजन करने पड़ते हैं। इस हेतु जो प्रविष्टियां की जाती है उन्हें समायोजन प्रविष्टियां कहते हैं। इनका लेखा भी मुख्य रोजनामचा में किया जाता है और इसका भी विस्तृत अध्ययन आप कक्षा 10 में करेंगे। विविध लेखे, मिसलेनियस एंट्रीज। उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न लेन देनों का लेखा भी मुख्य रोजनामचा में किया जाता है। जैसे संपत्तियों का उधार क्रय विक्रय। व्यापार में नकद के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में पूंजी लाना, ऐसा व्यवहार होता है तो उसका लेखा भी मुख्य रोजनामचा में होगा। कोई असाधारण हानि हो जाए, माल दान या नमूने के रूप में देना और निजी प्रयोग हेतु माल का आहरण, इस तरह के अगर लेन देन होते हैं तो उनका लेखा भी मुख्य रोजनामचा में किया जाता है। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। मुख्य रोजनामचा का प्रारूप साधारण रोजनामचा की तरह ही होता है तथा इसमें प्रविष्टियां भी उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार साधारण रोजनामचा में की जाती है। ये देखिए मुख्य रोजनामचा का प्रारूप है, बिल्कुल रोजनामचा जैसे है जैसा पहले बना चुके हैं। दिनांक, विवरण, खाता बही, पृष्ठ संख्या, धनराशि ऋणी, धनराशि धनी, ये 5 खाने हैं। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। उदाहरण, निम्नलिखित लेन देनों का लेखा मुख्य रोजनामचा में कीजिए। 2020 मई 1 महेश फर्नीचर से 5,000 रुपये का फर्नीचर उधार खरीदा। श्याम जो कि एक देनदार है उस पर अप्रैल माह का ब्याज 500 रुपये लगाया। 17 मई को दुकान का एक पुराना टाइपराइटर मोहन को 1500 रुपये में उधार बेचा। मई 23 2,000 रुपये का माल दान में दिया। मई 31 व्यापार से व्यक्तिगत प्रयोग हेतु 3,000 रुपये का माल निकाला। देखिए इसका हल, 5 खाने बना लिए मुख्य रोजनामचा में। दिनांक, विवरण, खाता बही, पृष्ठ संख्या, धनराशि ऋणी, धनराशि धनी। 1 मई का क्या लेन देन था? देखिए महेश फर्नीचर से 5,000 रुपये का फर्नीचर उधार खरीदा। फर्नीचर उधार खरीद रहे हैं, फर्नीचर आ रहा है तो आने वाली संपत्ति को डेबिट करेंगे तो फर्नीचर खाता ऋणी और महेश से उधार खरीदा है तो महेश का खाता हमने धनी कर दिया 5,000 रुपये से। मई 8 शाम जो एक देनदार है उस पर अप्रैल माह का ब्याज 500 रुपये लगाया। हम शाम पर ब्याज लगा रहे हैं, ठीक, तो ब्याज क्या हो गया, हमारी इनकम हो गई, तो इनकम को हम धनी करते हैं, ब्याज खाता धनी हो गया और शाम ऋणी हो गया। शाम खाता ऋणी हो गया और ब्याज खाते का 500 रुपये से। मई 17
दुकान का एक पुराना टाइपराइटर मोहन को 1500 रुपये में उधार बेचा। टाइपराइटर बेच रहे हैं यानी टाइपराइटर व्यापार से जा रहा है, तो जाने वाली संपत्ति को हम धनी करते हैं, और मोहन पाने वाला है, उसको उधार बेचा जा रहा है, उसको हमने ऋणी कर दिया। मोहन ऋणी टाइपराइटर खाते का 1500 रुपये से। 2000 रुपये का माल दान में दिया। माल दान में दे रहे हैं, दान को हम एक तरह का एक्सपेंसेस मान लेते हैं, खर्चा मान लेते हैं, और सभी खर्चे डेबिट होते हैं, ऋणी होते हैं। तो देखिए दान खाता ऋणी, और माल दिया जा रहा है तो माल क्रय खाते से निकला होगा, क्योंकि जितना भी माल आता है उसकी सबसे पहले एंट्री क्रय खाते में ही होती है, तो क्रय खाते को हमने धनी कर दिया क्योंकि माल जा रहा है यहाँ पर। 31 मई व्यापार से व्यक्तिगत प्रयोग हेतु 3000 रुपये का माल निकाला। व्यक्तिगत प्रयोग हेतु निकाला जा रहा है यानी मालिक निकाल रहा है, ठीक। तब देखिए आरण खाता ऋणी, मालिक निकाला यानी पाने वाला स्वामी हो गया, तो स्वामी को हमने ऋणी कर दिया है। ये आरण खाता जो होता है स्वामी का ही खाता होता है, पूंजी और आरण खाते दोनों स्वामी के खाते होते हैं। यहाँ स्वामी माल निकाला है, पाने वाला है इस करके। और क्रय खाते का ये भी माल निकाला जा रहा है, क्रय खाते से निकाला गया है, तो 3000 रुपये इसका मुख्य रोजनामचा का आपका एक उदाहरण हो गया। अब प्यारे बच्चों ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। इस चैप्टर से जो नॉर्मली प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक, उनको यहाँ हमने कलेक्शन किया हुआ है, देख लीजिए, आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। प्रारंभिक लेखक की अन्य सहायक पुस्तकों से आप क्या समझते हैं, आप भाग 1 में ही पढ़ चुके हैं। ये मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, ये भाग 1 और 2 दोनों में बता दिया गया है, आप देख सकते हैं। क्रय पुस्तक क्या होती है, उसका प्रारूप बनाइए, आसान प्रश्न है। विक्रय पुस्तक से आप क्या समझते हैं, इसी भाग में बताया गया है। और काल्पनिक मदों सहित उसका प्रारूप बनाइए, प्रारूप भी बनाया गया है, बताया गया है। उसमें आप कुछ भी काल्पनिक मदे लिख सकते हैं, ग्राहक का नाम, क्या माल है, कुछ अपनी तरफ से लिख सकते हैं, यहाँ आपके लिए छूट है। क्रय वापसी बही का क्या अर्थ है, यह किस काम आती है। क्रय वापसी पिछले भाग में बताई गई थी, किस काम आती है आपको पता है, प्रारूप भी बनाइए, इसका प्रारूप बना सकते हैं। विक्रय वापसी बही से क्या समझते हैं, इसका नमूना बनाइए, ये इसी भाग में हमने विक्रय वापसी के बारे में चर्चा की, उसका नमूना भी बना के दिखाया। मुख्य रोजनामचा पर टिप्पणी कीजिए, और क्रय बही तथा विक्रय बही में लेखा करने की विधि समझाइए। प्यारे बच्चों आशा है यह आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक है कॉमर्स की, उसमें से थ्योरी पढ़ लेना, उसके उदाहरणों को अच्छे से देख लेना, और पाठ के अंत में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, विशेष तौर पे जो संख्यात्मक प्रश्न होते हैं, उनका अभ्यास करके देख लेना। आशा है आपको अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।